अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो मम्मी के साथ साथ अनु भी बीमार हो जाएगी। सबसे पहले कल मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। क्या पता उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर फिर से उन्हें कीमोथेरेपी देने की बात करे। विराट के मन में इसी तरह की बातें चल रही थी। तब तक अनु भी मम्मी को दवाइयाँ वगैरह देकर आ गई थी। काफी दिनों के बाद विराट ने उसका चेहरा गौर से देखा। गुलाब के फूल की तरह खिला खिला रहने वाला चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। आंखों में वीरानी फैली हुई थी। सोते हुए आयान को उसने ब्लैंकेट से ढका। अब वह भी लेटने ही जा रही थी कि तभी विराट ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आओ, मेरे पास बैठो। काफी दिन हो गए हैं। हमने एक दूसरे से बात करना तो दूर ठीक से देखा भी नहीं है। इतना कहते हुए उसने अनु को अपनी तरफ खींचा। एक कोमल लता की तरह झटके के साथ अनु उसकी बाहों में आ गई। विराट ने अपनी उंगलियों से उसके माथे पर आ रही उलझी हुई लटों को सुलझाया और बड़े प्यार से उसे चूम लिया। मगर अनु ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। अब जो होना था वे तो हो गया। बस कुछ ऐसा समझ लो कि तुमने सिर्फ अयान को ही जन्म दिया है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान रहा हो जो बच्चे के लिए तड़प रहा हो, और उसके तड़प को देखते हुए किसी ने हमारा बच्चा चुरा कर उसे दे दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर हम उसे वापस नहीं पा सके तो समझ लो इसमें भगवान की मर्जी शामिल है। और देखना, जिस किसी ने भी हमारी बच्ची को हमसे छीना है वह उसे बहुत ही प्यार करेगा। उसकी बात सुनकर अनु तड़पकर एक झटके के साथ उससे दूर हट गई। अगर किसी निसंतान दंपत्ति को बच्चा ही चाहिए था तो वे लोग अनाथालय से भी गोद ले सकते थे, या किसी ऐसे गरीब इंसान से भी बच्चा ले सकते थे जिन्हें अपने बच्चे की परवरिश करने में तकलीफ हो रही हो। मगर हमारा ही बच्चा क्यों? उसने भरे गले से कहा। मैंने कहा ना, हो सकता है वे लोग बड़े लोग रहे हो और उन्हें किसी अच्छे घराने का ही बच्चा चाहिए हो। बहुत से लोग अभी भी इसी सोच के हैं। इसलिए अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ करो ताकि वह जहाँ रहे वे खुश रहे। विराट ने फिर से उसे अपने करीब लाते हुए कहा। अनु की आंखों में अभी भी मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। आज मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। आज के बाद कभी भी तुम आंसू नहीं बहाओगी। हम यही दुआ करेंगे कि हमारी बेटी जहां भी हो सुरक्षित हो। इसी वादे के साथ हम लोग भी आज से जिंदगी की तरफ एक नया कदम बढ़ाते हैं। इतना कहते हुए विराट ने साइड टेबल पर रखी हुई नाइट लाइट को ऑफ किया और अनु को बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट गया। विराट सोच रहा था कि मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया है, मगर क्या मैं खुद अपनी बेटी को भूल पाऊंगा? जब कभी भी किसी बच्ची को देखूंगा तो उसमें मुझे अपनी बेटी की झलक दिखाई देगी। खैर, जिस तकदीर ने हमें उससे अलग किया है एक दिन वही तकदीर हमें उससे मिलवाएगी भी। यही सोचकर उसने अंधेरे में भी अनु के माथे को चूम लिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन विराट अपनी नेक टाई ठीक करता हुआ जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रहा था। वह अपने होठों को गोल करके सीटियां बजाते हुए कोई गाने की धुन निकाल रहा था। जमुना काकी, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाइए, मुझे मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। वैसे मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हैं वे? मालकिन पूजा कर रही हैं। आओ बैठो, हम अभी नाश्ता लगाते हैं। इतने महीनों के बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बिटवा। जमुना काकी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा और फिर जल्दी से रसोई घर में चली गई। आपको क्या पता काकी कि अपने फोटो पर इस मुस्कुराहट को लाने के लिए मुझे खुद से कितना संघर्ष करना पड़ा है। उनके जाने के बाद विराट ने खुद से कहा और डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। तब तक सुषमा जी भी पूजा करके आ चुकी थी। उन्हें देखते ही विराट ने उनका हाथ पकड़ा और अपने करीब बैठा लिया। आप तो यहाँ आकर मेरे पास बैठिए मम्मी। मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने पिछली बार कब मुझे अपने हाथों से खिलाया है। आज तो मैं आपके हाथों से ही खाऊंगा। और याद है ना कि हमें नाश्ते के बाद अस्पताल के लिए निकलना है। अपने बेटे को खुश देखकर सुषमा जी के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि ये अयान को अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि अब तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं रहे बल्कि एक बेटे के बाप बन चुके हो।
सुषमा जी ने विराट के गालों पर एक हल्की सी चप्पत लगाते हुए कहा। तब तक जमुना काकी ने दोनों माँ बेटे का नाश्ता लगा दिया था। एक लंबे अरसे के बाद घर में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जमुना भी खुश हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान, इस घर में इसी तरह खुशियां बनी रहें। अब उनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। थोड़ी देर के बाद विराट अपनी मम्मी को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुका था। कैंसर हॉस्पिटल। रूपा आईसीयू के बाहर सोफे पर बैठी रोए जा रही थी। रात से लेकर अभी तक आकाश को होश नहीं आया था। आईसीयू के अंदर आती जाती नर्सों और डॉक्टरों को देखकर उसका मन बहुत ही घबरा रहा था। जितने भी देवी देवता उसे याद थे, उसने सबसे मनौती मांग ली थी। वह चाहती थी कि बस किसी तरह आकाश थोड़ा ठीक हो जाए। डॉक्टरों का ग्रुप जब आकाश का चेकअप करके बाहर निकला तो उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उनका रास्ता रोकर खड़ी हो गई। मेरा आकाश अब कैसा है डॉक्टर? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? रूपा की आवाज दुख और डर की वजह से कांप रही थी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर रुक गए। हम लोग कंटिन्यू उनका ट्रीटमेंट और चेकअप कर रहे हैं, मगर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब कीमोथेरेपी के बाद से उनकी कंडीशन सुधर रही थी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनके लंग्स में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर राघवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो रूपा के सब्र का बांध टूट गया। वह लगभग चिल्ला पड़ी, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ डॉक्टर? आप डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले पैसों की वजह से उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, मगर अब तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप महंगी से महंगी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? शांत हो जाइए। इस तरह घबराने से और चिढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। वही होगा जो भगवान की मर्जी होगी। हम लोग दावा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। इतना कहते हुए सारे डॉक्टर वहां से चले गए। रूपा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। रो रो कर जब वह थक गई तो उठकर खड़ी हो गई। वैसे भी उसका कौन था जो उसके आंसुओं को पोंछता या फिर उसे दिलासा देता। वह अस्पताल के बाहर की तरफ चली गई। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने सोचा शायद चाय पीऊंगी तो कुछ ठीक लगेगा। अभी वे बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखकर उसे एक झटका सा लगा। वह जल्दी से पीछे मुड़ी और एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। डर के मारे उसका दिल बड़ी ही तेजी के साथ धड़कने लगा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमचमाने लगी। हे भगवान, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बच्ची उन्हें मिल गई हो और लेने वाले ने मेरा नाम बता दिया हो। जरूर यही बात है, वरना ये लोग भला यहाँ क्या करने आते? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ आकाश की हालत खराब है, दूसरी तरफ मेरे सिर पर एक नई मुसीबत आ गई। डर के मारे अपनी सांस रोककर वह पिलर के पीछे छुपकर खड़ी रही। मगर इन सब बातों से बेखबर विराट तो अपनी मम्मी को लेकर अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर लोगों की भीड़ देखकर सुषमा जी सोच रही थी कि भगवान ने इतनी तकलीफ दे और खतरनाक बीमारी बनाई ही क्यों। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस भयानक बीमारी की चपेट में है। हमारे पास तो धन की कमी नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, मगर बाकी लोगों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है इस बीमारी के पीछे। इस जानलेवा बीमारी में इन लोगों के घर बार तक बिक जाते हैं। कहने को तो सरकार की तरफ से भी मदद का प्रावधान है, लेकिन वह मदद भला कितने लोगों को मिल पाती है? सुषमा जी के मन सबके लिए करुणा से भर गया था। जब उनका नंबर आया तो विराट उन्हें लेकर डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर ने कंप्यूटर पर उनके सारे पिछले रिपोर्ट्स देखे, फिर उनके कुछ ब्लड सैंपल लेकर उन्हें रुकने को कहा। लगभग 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें दोबारा बुलाया तो सुषमा जी के साथ साथ विराट का दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? विराट ने धड़कते दिल से पूछा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है, मगर हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनकी दवाइयाँ और इंजेक्शन पहले की तरह चलते रहेंगे। फिलहाल इन्हें कीमो देने की कोई जरूरत नहीं है।
डॉक्टर की बात सुनकर सुषमा जी ने चैन की सांस ली। वहीं विराट का चेहरा भी खिल गया। ये देखकर डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको हमेशा अपने डाइट का ख्याल रखना होगा, समय पर दवाइयाँ लेनी होगी और सबसे बड़ी बात, किसी तरह का कोई टेंशन ना ले, वरना टेंशन दवाइयों के असर को खत्म कर देगा। इतना कहते हुए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर उनकी दवाइयाँ और बाकी की चीजें लिख कर दे दी। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते वक्त सुषमा जी सोच रही थी कि कितना आसान होता है लोगों का ये कह देना कि टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, टेंशन कोई जानबूझकर नहीं लेता। जहां तक मेरी बात है, क्या मैं अपनी उस नन्ही सी पोती को भूल पाऊंगी? पता नहीं वह जालिम इंसान कौन था और आने वाले वक्त में उस बच्ची के साथ क्या करेगा। सुषमा जी के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। ये देखकर विराट ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, डॉक्टर ने अभी अभी आपको बेवजह टेंशन लेने से मना किया है। मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर अब उन बातों को पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा। क्या तुम भूल पाओगे? सुषमा जी ने सवाल किया। नहीं, मगर कोशिश तो कर सकता हूँ। इतना कहते हुए उसने सुषमा जी को गाड़ी में बैठने को कहा और फिर वे दोनों वहां से निकल गए। अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर रूपा अभी भी वहीं छुपी खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल वे लोग उसे ढूंढने के लिए आते ही होंगे। मगर जब उसने विराट को वापस जाते हुए देखा तो चैन की सांस ली और उल्टे पांव भागकर अंदर गई। उसने रिसेप्शन पर जाकर विराट के बारे में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्टर विराट अपनी मदर के साथ यहाँ क्यों आए थे? अरे वे, उनकी माँ को ल्यूकेमिया है, उनका ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने जब ये बात कही तो उसकी जान में जान आई। वे फिर से अस्पताल के बाहर निकलना चाह रही थी कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई, मिस्टर आकाश के अटेंडेंट जहां कहीं भी हो तुरंत उनके पास आए, उनकी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही रूपा के होश उड़ गए। वह गिरती पड़ती हुई आईसीयू की तरफ भागी जहां आकाश को रखा गया था। उसे देखते ही सारे डॉक्टर बाहर निकल गए, मगर डॉक्टर राघवन रुके और अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए बहुत ही दुखी होते हुए बोले, आई एम सॉरी, बहुत कोशिश की हमने, मगर इनका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि धीरे धीरे इनकी मल्टी आर्गन भी फेल हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। मेरा इनके सिवा कोई भी नहीं। अभी लास्ट वीक तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? रूपा ने डॉक्टर राघवन के आगे हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे पूरी दुनिया अंधेरी नजर आ रही थी। हमने कहा ना कि हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अभी अभी उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है जिसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए होश में आएंगे। आप उनसे मिल सकती हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप शायद कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। रूपा कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी अंदर से नर्स ने आवाज लगाई, पेशेंट को होश आ रहा है डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर राघवन ने एक ठंडी सांस ली और बड़ी लाचारी से रूपा की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज जल्दी जाइए, पेशेंट के पास वक्त बहुत ही कम है। ये सुनते ही रूपा बड़ी तेजी से अंदर गई। दरवाजा खोलने के साथ ही उसने अपने आंसू भी साफ कर लिए थे, क्योंकि वह आकाश के आगे खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। क्योंकि उसकी ऐसी हालत देखने के बाद आकाश को मरकर भी चैन नहीं आएगा। वह तेजी से उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अब कैसा फील हो रहा है आकाश? देखना, अब तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी अभी डॉक्टर ने मुझे यही बात कही है। चलो, इसी बात पर अब जरा सा मुस्कुरा दो। इतना कहते हुए उसने आकाश के हाथों को कसकर पकड़ते हुए चूम लिया और अपने सीने से लगा लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, वरना मन तो उसका कर रहा था कि वह दहाड़े मार मार कर रोए। उसकी बात सुनकर आकाश ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वह मुस्कुराने में नाकामयाब रहा।
उसने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से अपनी कमजोर आवाज में कहा, किससे तसल्ली दे रही हो रूपा, मुझे या खुद को? मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे सका। शायद हमारे परिवार वालों की बददुआएं लग गई, इसलिए हम कभी भी खुश नहीं रह पाए। प्लीज आकाश, ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते हुए रूपा आकाश के सीने से लिपट गई और रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। जाते जाते मैं तुम्हें पहले की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, वरना मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। मेरे जाने के बाद भी रोना मत। अगर हो सके तो एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना। प्लीज आकाश, ऐसा मत कहो। वह चिल्लाई। मुझे कहने दो रूपा, क्या पता कब मेरी धड़कनें रुक जाए। अगले जन्म में हम दोनों फिर से मिलेंगे। आई लव रूपा। आकाश बेड पर लेटा लेटा ही रूपा को अपनी बाहों में समेटे हुए बोला। उसकी आवाज में गहरा कंपन था। दोनों एक दूसरे से जुदा होने की कल्पना मात्र से मौत से पहले ही मर रहे थे। आई लव यू आकाश, आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए वह आकाश के सीने को चूमने लगी, मगर अगले ही पल उसे एक झटका सा लगा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह झटके से उठी और उसे झिंझोड़ते हुए चिल्लाने लगी, नहीं आकाश, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। प्लीज उठो आकाश, उठो। तुम्हारी रूपा तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। वह आकाश के सीने पर अपना सिर पटक पटक कर रो रही थी, मगर अब आकाश था कहाँ। वह तो जा चुका था हमेशा के लिए। सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई थी उसे। उसकी खुली हुई आंखें अभी भी जैसे रूपा को ही देख रही थी। ये सब कुछ देखकर वहां खड़ी नर्स ने आगे बढ़कर उसे संभाला और बाहर लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद आकाश की बॉडी को मोर्चरी में ले जाया जा रहा था। अस्पताल वालों ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आकाश की बॉडी को रूपा को दे दी थी। सिटी हॉस्पिटल में जहां वह काम करती थी, वहां पर जब सबको ये बात मालूम हुई तो सभी ने उसकी मदद करते हुए आकाश का दाह संस्कार और अंतिम क्रिया करवाई। आकाश को गए हुए 15 दिन बीत चुके थे। हॉस्पिटल की तरफ से उसे 1 महीने की लीव मिल गई थी। रूपा अब इस शहर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, मगर जाती तो कहाँ जाती। नए शहर में जाकर उसे नई नौकरी की तलाश भी करनी थी, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना सामने खड़ी हो। मगर इंसान की भूख कहाँ मानती है। उसे तो हर हाल में पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए ही। बस यही सोचकर उसने यहाँ से जाने का विचार छोड़ दिया। 2-4 दिनों के बाद उसने ड्यूटी जाने के लिए जैसे ही कबर्ड से अपनी ड्रेस निकाली तो नोटों की कुछ गड्डियां और कुछ तस्वीरें नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उन तस्वीरों पर उसकी नजर पड़ी तो उसके दिल को एक झटका सा लगा। यह विराट की बेटी की तस्वीर थी, जिसे उसने पैसों के खातिर चुराया था। नोटों की गड्डी और उन तस्वीरों को देखने के बाद जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं रही। वह वहीं पर बैठ गई और दीवार से टेक लगाकर रोने लगी। रुपयों का मैं क्या करूँ आकाश? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारे जाने के बाद ये नोटों की गड्डियां मेरे लिए सिर्फ एक कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े। इतना कहते हुए वह आकाश की तस्वीर की तरफ देखते हुए बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी जैसे उसे एक परछाई सी दिखाई दी। वह धुंधली सी परछाई उसे देखकर कह कहे लगा रही थी। उसने बड़ी नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हें पता चला कि जब किसी का कोई अपना बिछड़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। अपने पति को बचाने के लिए तुमने एक बच्ची को उसके माँ बाप से दूर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। क्या तुमने इस बारे में सोचा कि अगर किसी ने दुश्मनी से उस बच्ची को तुम्हारे मार्फत चुराया है तो हो सकता है वह उस बच्ची का गलत इस्तेमाल करे। क्या पता कल को उस लड़की को वह किसी गंदे दलदल में ढकेल दे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हो। शायद तुम्हारी इसी पाप की कमाई के कारण ही तुम्हारा पति भी दुनिया से चला गया, क्योंकि जब तक
तुम अपने खून पसीने के पैसे से उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, तब तक तो वह ठीक था। अब रोती क्यों हो? तुमने दूसरों को जो तकलीफ दी है, वही तकलीफ तुम्हें भी मिल रही है। सुना तुमने? तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। उसके बाद वह धुंधली सी परछाई कहीं गायब हो गई। ये परछाई कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की अंतर आत्मा थी। सही कहा तुमने, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मगर क्या करती मैं? तुम ही बताओ, मैं क्या करती? इतने महंगे इलाज का खर्चा कहाँ से उठाती? मैंने जो कुछ भी किया, अपने प्यार को बचाने के लिए किया, ये जानते हुए भी कि मैं घोर पाप कर रही हूँ। रूपा ने दीवार में अपना सिर टकराकर जोर जोर से रोते हुए कहा। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसके पाप की कमाई की वजह से ही अचानक से आकाश उसे छोड़कर चला गया। काफी देर तक वह इसी तरह बैठकर फूट फूट कर रोती रही। जब वह थोड़ा संभली तो उसने उन सारी तस्वीरों को और उस पेन ड्राइव को निकाला जिसमें उसने उस फ्लैट की रिकॉर्डिंग की थी। मैं अपनी गलती सुधार तो नहीं सकती, मगर ये सारे सबूत मिस्टर विराट के घर पहुंचा दूंगी। हो सकता है इन सबूतों से उन्हें कोई क्लू मिल जाए और उसकी वजह से वह अपनी बेटी को ढूंढ पाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहते हुए उसने उन सारी चीजों को अपने पर्स में डाला और विराट के घर जाने के लिए निकली। मगर तभी उसके कदम रुक गए। एक मिनट रूपा, जरा फिर से सोच लो। तुम मिस्टर विराट को सारे सबूत देने जा तो रही हो, ये अच्छी बात है। मगर यह सोचा है तुमने कि अगर उन्होंने पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो क्या होगा? फिर तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और नौकरी जाएगी सो अलग। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई तो वह निराश होकर फिर से कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब मेरे आगे पीछे कौन है जिसके लिए मैं सोचूंगी? अगर मिस्टर विराट मुझे पुलिस के हवाले कर भी देते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं खुशी खुशी जेल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। यही सोचकर उसने अपना मन कड़ा किया और घर में ताला लगाकर बाहर निकल गई। मिस्टर विराट के इस देश के जाने माने हस्ती होने की वजह से रूपा को गूगल के जरिए उसके घर का एड्रेस निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस वक्त उसका चेहरा निर्विकार था। उसने फैसला कर लिया था और अब वह उस पर अमल करने जा रही थी। इस वक्त उसके मन में जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुकून था, यह जानते हुए भी कि उसके इस कदम के बाद हड़कंप मच सकता है। पूरी सोशल मीडिया उसके साथ साथ हॉस्पिटल वाले लोग भी पीछे पड़ जाएंगे और ऐसे में पूरे अस्पताल प्रबंधन का रूपा से दुश्मनी हो जाना लाजमी था। अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए वे लोग कुछ भी कर सकते थे, मगर अब रूपा को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने जो फैसला ले लिया था सो ले लिया था। आकाश को खोने के बाद अब वह हर चीज से निर्भीक हो गई थी, यहाँ तक कि मौत से भी। सुषमा विराज मेंशन। आयान अब लोगों को देखकर किलकारियां भरने लगा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर घर के सभी लोग उस पर बलहारी जाते थे। अपनी बच्ची को खोने का दुख तो अभी भी सबको था, मगर आयान को देखकर धीरे धीरे सभी लोग एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लगे थे। जमुना काकी, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाइए, आज तो बहुत देर हो गई है। अयान के साथ खेलने के चक्कर में मुझे भी याद नहीं रहा कि आज ऑफिस में सेकेंड हाफ में मेरी मीटिंग भी है। बस लेकर आ रही हूँ बिटवा। इतना कहते हुए जमुना काकी ने टेबल पर उसका नाश्ता लाकर रख दिया। विराट ने अभी पहला ही कौर खाया था कि तभी वॉचमैन ने आकर कहा, सर, बाहर एक लड़की आई है, वह आपसे मिलना चाहती है। देखो, मुझे पहले ही बहुत लेट हो गया है, मैं इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना चाहता। विराट ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हुए कहा, मगर सर, उस लड़की का कहना है कि उसके पास वक्त बहुत ही कम है और वह आपके किसी राज के बारे में आपको बताना चाहती है। वॉचमैन ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा। ये सुनकर विराट खाते खाते रुक गया। राज? कैसा राज? कौन है वे लड़की और हमारे किस राज के बारे में बताना चाहती है? विराट के माथे पर अब सिकन आ गई थी। तभी आयान को गोद में लेकर बैठी अनु को एकदम से झटका लगा। उसने आयान को सुषमा जी के गोद में दिया
और विराट के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। विराट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमारी बेटी के बारे में कुछ जानती हो? इतना कहकर वह उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर बाहर की तरफ भागी। विराट के दिमाग में भी जब ये बात आई तो वह भी तेजी के साथ उसके पीछे गया। बड़ा ही अजीब दृश्य था। बाहर मेन गेट के बाहर रूपा हाथों में बैग लिए खड़ी थी और दूसरी तरफ अंदर से अनु और विराट नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर चले आ रहे थे, अपनी बच्ची से मिलने की उम्मीद में। जैसे अनु के पैरों में पंख लग गए थे। उसकी आंखों में बार बार आंसू भर जा रहे थे, जिसकी वजह से उसे धुंधला दिखाई देने लगता था, मगर फिर भी वह भागती हुई आ रही थी। तब तक वॉचमैन ने भी जल्दी से जाकर गेट खोल दिया था और उसे अंदर जाने को कहा। रूपा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, तब तक अनु भी उसके पास आ गई थी। देखो, तुम कौन हो? खैर, जो भी हो, तुम किस राज के बारे में बात करना चाहती थी? तुम कहीं तुम मेरी खोई हुई बेटी के बारे में तो कुछ बताना नहीं चाहती हो? रिलैक्स अनु, अंदर चलकर बात करते हैं ना। विराट ने अनु की बेचैनी को देखकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अनु की आंखों में अपनी बेटी के लिए बेचैनी और उसकी तड़प को देखते हुए रूपा को अपने ऊपर शर्म आने लगी। हे भगवान, पैसों के लालच में आकर ये मैंने क्या कर दिया? शायद एक दुखी माँ के दिल से निकली हुई बददुआ ही थी, जो मेरे आकाश को खा गई। मन में ऐसा ख्याल आते ही रूपा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस अनजान लड़की की चुप्पी अनु को किसी तेज तलवार की तरह काट रही थी। उस पर से उसकी आंखों में भर आए आंसुओं को देखकर उसका मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांपने लगा। तुम बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? उसकी आवाज में एक कंपन था। मेरा नाम रूपा है और विराट सर ने बिल्कुल सही कहा है, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा तो विराट ने बगैर कुछ कहे उसे अंदर चलने का इशारा किया। सवालों का तूफान तो उसके दिमाग में भी चल रहा था। कौन हो सकती है ये लड़की और ऐसा क्या बताना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बच्ची की किडनैपिंग की बात सुनकर ये उस बात का फायदा उठाना चाह रही है? अब तो सब कुछ इस लड़की से ही पता चलेगा। काश अगर ये मेरी बेटी के बारे में बताने आई है तो इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए विराट ने सधी हुई आवाज में कहा। सुषमा जी के दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। वह भी बड़ी बेचैनी से रूपा के चेहरे के तरफ ही देख रही थी। और रूपा, उसकी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ से शुरुआत करे। अपनी दुख भरी कहानी बताए या फिर सीधे सीधे अपने अपराध को स्वीकार कर ले। उसे चुपचाप सोच में डूबा हुआ देखकर अनु के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर से चिल्लाई, तुम हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देती? बताओ, कहाँ है मेरी बेटी और उसे किसने चुराया था? रूपा ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और आकाश का चेहरा याद किया। फिर एक गहरी सांस लेकर अनु की आंखों में देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी और पथरीली आवाज में बोली, मैंने, हाँ, मैंने ही चुराया था आपकी बेटी को। ये सुनते ही मानो पल भर के लिए सब कुछ थम गया। किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हें मालूम ही है कि तुम क्या बोल रही हो और तुम्हारे इस जुर्म के लिए क्या सजा हो सकती है? विराट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी तल्ख आवाज में कहा। उसकी ये बात सुनकर अनु पर तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी और चिल्लाकर बोली, क्यों क्यों चुराया तुमने मेरी बेटी को? आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? और इस वक्त कहाँ है मेरी बेटी? याद रखो, अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहते हुए अनु उसका गला दबाने ही वाली थी कि विराट ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। ये तुम क्या कर रही हो अनु? संभालो अपने आप को। विराट ने अनु को अपनी बाहों में समेट लिया था। इस गिरी हुई लड़की को सामने देखकर मैं अपने आप को कैसे संभालूं विराट? न जाने कितने महीने से हम लोग मर मर कर जी रहे हैं। आखिर इस लड़की की हमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इसने हमारे साथ ऐसा किया? मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी न तो थी और न है, बल्कि दुश्मनी तो मेरे तकदीर को मुझसे थी, जिसने मुझसे ये कुकर्म करवाया। अनु को तड़पता हुआ देखकर
रूपा ने भी अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर विराट ने अपने नौकर रामचरण की तरफ इशारा किया। अगले ही पल रामचरण पानी का ग्लास लेकर रूपा के पास खड़ा था। पानी पीकर जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने विराट की तरफ देखा और बोली, उस दिन भी मैं हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हॉस्पिटल आ रही थी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट के पास उतरी तो एक काले रंग की गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। न जाने उस गाड़ी में कौन था। काले शीशे होने की वजह से मैं देख नहीं पाई। तभी गाड़ी की खिड़की का शीशा हल्का सा खुला और किसी ने मेरी तरफ वह कागज बढ़ाया। इसके बाद वह गाड़ी धीरे धीरे सरकती हुई आगे चली गई। मैंने उसे खुलकर पढ़ा तो देखा उसमें एक मैसेज था, अगर एक छोटे से काम के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए कमाने हो तो अस्पताल के पीछे वाली गली में मुझसे मिलो। ये देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है या फिर सपना। भला कोई छोटे से काम के लिए किसी को 50 लाख रुपए कैसे दे सकता है। मैंने इस मैसेज को इग्नोर करके अंदर जाने ही वाली थी कि तभी मेरे दिल ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतने रुपए आ जाते हैं तो तुम आराम से आकाश का ट्रीटमेंट करवा सकती हो। सभी लोग रूपा की बातों को दिल थामकर सुन रहे थे। ये आकाश कौन है? विराट ने सवाल किया। वह है नहीं बल्कि थे। आकाश मेरे पति थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना कहकर रूपा पल भर के लिए रुकी। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, मैंने इधर उधर देखा और फिर सड़क से होते हुए अस्पताल के पिछवाड़े जाने वाली गली में चली गई। वह ब्लैक कलर की गाड़ी अभी भी वहां खड़ी थी।